नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम सुनिए सच। आज आपको बताएंगे पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही के बहाली के लिए चल रहे आंदोलन का असली सच। आखिर कौन लोग हैं जो इतिहास के चक्र को उलटते हुए लोकतंत्र की जगह राजशाही को पसंद कर रहे हैं और क्या है इसका भारत कनेक्शन। साथ ही बताएंगे लोकतंत्र जैसी व्यवस्था लाने के लिए हुई सदियों की जद्दोजहद का इतिहास। और इसी इतिहास में शामिल है नेपाल का भी इतिहास, जहां लगभग 250 साल पहले शाह वंश की स्थापना हुई थी, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बाद 2008 से वहां संवैधानिक गणतंत्र है। तो फिर 17 साल बाद ही लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिशें नेपाल में क्यों हो रही हैं? इतिहास के इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बनने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो शुरू करते हैं नेपाल का ताजा हाल। जरा इन तस्वीरों को पहले आप गौर से देखिए। ये काठमांडू की सड़कें हैं। यहां पर किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं और तमाम लोग, धुआं उठ रहा है, यानी कुछ बम जैसा भी मसला हो सकता है। हकीकत क्या है पता नहीं। 28 मार्च की तस्वीरें हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में उस दिन राजा लाओ देश बचाओ के नारे लगे। आंदोलनकारी हिंसक हो उठे और फिर पुलिस ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए। इस आंदोलन के पीछे राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है। नाम में प्रजातंत्र है पर मांग राजशाही की। दिलचस्प है, प्रदर्शनकारी नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह को फिर से राजा बनाना चाहते हैं। कौन है ज्ञानेंद्र शाह? आइए चर्चा करते हैं ज्ञानेंद्र शाह की। ये तस्वीरें देखिए, ये ज्ञानेंद्र शाह हैं। ये अपने बड़े भाई राजा वीरेंद्र शाह की सपरिवार हत्या के बाद 2001 में नेपाल के राजा बने थे, लेकिन व्यापक जन आंदोलन के दबाव में उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी बड़े भाई की सपरिवार हत्या हुई थी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि वो दरअसल क्या हुआ। नेपाल में इस समय नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN-UML की गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री पद कम्युनिस्ट नेता KP ओली के पास है। इस सरकार ने आंदोलन और हिंसा के लिए ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराया है और उन पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कितना है, आइए देखते हैं। राजा साहब यानी जो पुराने राजा साहब हैं, उन पर सरकार ने 7,93,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है और कहा है कि अगर यह जुर्माना नहीं अदा किया गया तो फिर ज्ञानेंद्र शाह पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो राजा की समर्थक पार्टी है RPP, उसने 20 अप्रैल को काठमांडू में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले जरा ज्ञानेंद्र शाह और नेपाल की राजशाही का इतिहास भी जान लेते हैं। 21वीं सदी के आगमन के साथ एक ऐसी घटना घटी, ऐसी खूनी तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। आप इन तस्वीरों को शायद पहचान रहे हो। ये नेपाल के पूर्व राजा वीरेंद्र विक्रम शाहदेव हैं। ये उनकी पत्नी ऐश्वर्या है और ये है दीपेंद्र, जो उस समय युवराज था। तो 1 जून 2001 को 1972 से नेपाल के शासक रहे राजा वीरेंद्र विक्रम शाहदेव और महारानी ऐश्वर्या समेत परिवार के 9 लोगों की राजमहल में हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और हत्यारा कोई और नहीं, युवराज दीपेंद्र शाह को बताया गया, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली। हालांकि बहुत लोगों ने इस पर शक जताया, और शक किस पर जताया? ज्ञानेंद्र, जो राजा साहब के छोटे भाई, जो अब राजा बनने को बेकरार हैं और बाद में राजा बने थे, उनके बेटे पारस पर, उन पर भी शक जताया गया था। बहरहाल उस समय के जो हालात थे, 4 दिन बाद ज्ञानेंद्र विक्रम शाहदेव राजा बन गए, जिन्हें 2008 में लोकतंत्र बहाली के आंदोलन के साथ ही हटाया जा सका। नेपाल में राजशाही की जो शुरुआत है, नेपाल में जो राजशाही की शुरुआत है वो हुई थी 1786 में, 1768 में, माफ करिएगा, 1768 में पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने शाह वंश की नींव डाली थी।
और वहीं से ये शासन शुरू हुआ था। और राजशाही के दौर में जो नेपाल है वो घोषित हिंदू राष्ट्र था। 1846 से 1951 तक वहां राणाशाही चली। राणाशाही मतलब वहां पर एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जंग बहादुर राणा। तो राणा साहब ने क्या किया कि सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक नए राणा वंश की उन्होंने नींव डाल दी और राणा के अधीन पूरा नेपाल हो गया। वो अंग्रेजों के बड़े खास थे और आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि 1857 की जो क्रांति थी भारत की, उसको दबाने के लिए राणा ने अपनी सेना भारत भेजी थी और जो राणा थे वो उसका इनाम अंग्रेजों ने उन्हें दिया कि उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की मदद की। कुछ हिस्सा जो अंग्रेजों ने नेपाल का ले लिया था उसे उन्होंने वापस कर दिया। ये वो दौर था जब राणाशाही के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और 1951 में खास तौर पर राजा त्रिभुवन और नेपाली कांग्रेस ने मिलकर उस शासन को खत्म किया। भारत सरकार ने भी उसमें काफी मदद की थी और राजा त्रिभुवन एक तरह से संवैधानिक राजतंत्र उन्होंने स्थापित किया, यानी पार्टियां थी, चुनाव थे, लेकिन जैसे इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में, वैसे ही नेपाल में भी हो गया। लेकिन उनके बेटे राजा महेंद्र, उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं आ रही थी और 1960 में उन्होंने लोकतंत्र हटाकर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की। ये एक दलीय शासन था जहां वोट देने का किसी को अधिकार नहीं था। नेपाली कांग्रेस और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। लोकतंत्र बहाली का आंदोलन जो काफी शांतिपूर्ण माना जाता था, अहिंसक तरीके से था, उसका एक और हमें मिलता है सिरा माओवादियों से और उन्होंने 1996 में सशस्त्र जन युद्ध की घोषणा कर दी और इस जन युद्ध में 16,000 लोग मारे गए। 16,000, कितने घायल हुए होंगे उसकी बात आप जाने दीजिए। और 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में माओवादियों ने हथियार डाले और राजाशाही की जगह संवैधानिक और सेकुलर गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यह है नेपाल का लगभग 250 सालों का इतिहास। नेपाल में लोकतंत्र के साथ जनता को तमाम वो अधिकार हासिल हुए जो राजशाही में संभव नहीं होते, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हुआ। 17 सालों में, यानी पिछले 17 सालों में 14 सरकारें नेपाल में बदल चुकी हैं। भ्रष्टाचार और कुशासन के तमाम आरोप लगे। कम्युनिस्ट पार्टियों में आपस में काफी झगड़ा रहा जिसकी वजह से सरकारें बदलती रहीं। वैसे राजाशाही में तो आरोप लगाने की भी इजाजत नहीं होती। फिर अचानक राजशाही की बहाली का आंदोलन कैसे शुरू हो गया? राजशाही के साथ नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम भी शुरू हो गई। इस आंदोलन के पीछे खड़ी आरपीपी की क्या इतनी हैसियत है, यानी सदन में क्या उसके पास इतनी सीटें हैं कि वो इतना बड़ा परिवर्तन नेपाल की राजनीति में कर सके? इसको देखने के लिए हमें नेपाल की संसद पर नजर डालना चाहिए। ये नेपाल की संसद 2 तरीके से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है और अप्रत्यक्ष भी चुनाव होता है, समानुपातिक प्रणाली के जरिए। कुल 275 की संख्या है नेपाली संसद में, 275 लोग कुल वहां पे चुने जाते हैं। इस समय जो नेपाली कांग्रेस है उसके 88 सदस्य हैं और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के 79 सदस्य हैं और यही दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। और मुख्य विपक्षी दल इस समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर, जिसके 32 सांसद हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के 10 सदस्य हैं, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, सिर्फ 14। इसके अलावा जनता समाजवादी पार्टी के 7, जनमत पार्टी के 6, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 4 और कई ऐसे और दल हैं जिनके 1 सांसद हैं। आरपीपी जो खुलकर राजशाही की वकालत कर रही है उसके पास सिर्फ 14 सीटें हैं। सिर्फ 14 सीटों वाले दल को कितना जन समर्थन है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। राष्ट्रीय प्रजातंत्र
लोकतंत्र पार्टी, जिसकी 14 सीटें हैं, वो मांग कर रही है राजशाही की। पर क्या ये इतिहास चक्र को उलटना नहीं है? मनुष्य पहले कबीलों में रहता था और वहां से चलते चलते राजतंत्र का विकास हुआ, फिर लोकतंत्र आया, जो ज्यादा सभ्य और मानवीय मूल्यों से भरी हुई व्यवस्था मानी जाती है। ये इतिहास तमाम कुर्बानियों से भरा हुआ है। इस पर एक नजर डालते हैं। इस तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा। ये बंदर से मनुष्य बनने की, यानी वानर से नर बनने की जो प्रक्रिया है, इसको दिखाती है। डार्विन थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, इस तस्वीर को देखा होगा। वैसे तो पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है, जिसमें जीवन का स्पंदन लगभग 3.5 अरब साल पहले माना जाता है, लेकिन जो मनुष्य है उसकी कहानी बमुश्किल 70 लाख साल पहले शुरू होती है। 8 लाख साल पहले आग के आविष्कार के साथ सभ्यता शुरू हुई और बमुश्किल 10 से 12 हजार साल पहले उसने व्यवस्थित तरीके से खेती करना शुरू किया। अब खेती करना भी आसान नहीं था, उसके लिए औजारों की जरूरत थी। आप जानते हैं कि मनुष्य का जो पूरा काल है वो 3 भागों में बांटा जाता है, पाषाण काल, कांस्य युग और फिर लौह युग। तो जो पाषाण युग है उसको कहते हैं तकरीबन वो 3,500 साल पहले तक चला, यानी पत्थर के ही औजार थे, खेती भी पत्थर से होती थी। उसके बाद आया कांस्य युग, तांबा और रांगा इनको मिलाकर एक नई मिश्रित धातु बनाने में कामयाबी हासिल हुई और उसके औजार ज्यादा बेहतर थे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1200 ईसा पूर्व, जब लोहे का आविष्कार हुआ, लोहा खोज लिया गया। आप समझते हैं लोहा होने का मतलब कि आपके पास तलवारें हो सकती है। और वो पूरा जो सिंधु घाटी में विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता है, वो मूलतः कांस्य युग से लौह युग के बीच जो ट्रांजिशन है, जो संक्रमण है, ये उसकी दौर की बात है। कृषि उपज बढ़ने लगी थी। कृषि उपज के साथ ही शक्ति समूहों की जरूरत हुई, जो एक दूसरे पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते थे, और इन्हीं शक्ति समूहों का नेतृत्व करने के लिए राजशाही बनी। और इसके साथ जो राजा बने, उन्होंने पुरोहितों के साथ एक समझौता किया कि आध्यात्मिक जगत के नेता आप रहेंगे, वहां आपकी श्रेष्ठता रहेगी। बदले में पुरोहित वर्ग ने राजा को धरती पर ईश्वर की छाया स्वीकार कर लिया, और इस तरह हजारों साल तक, सदियों तक ये व्यवस्था चलती रही। साम्राज्यों का विस्तार होता रहा। एक शेर है, कोई हो सल्तनत बुनियाद डाली है लुटेरों ने, कोई हो सल्तनत बुनियाद डाली है लुटेरों ने, है सारे जख्म सुल्तानी तो मरहम आसमानी क्या। ये शेर बड़ा अच्छा है, इसी नाचीज ने लिखा है, आप बाद में तारीफ करिएगा। बहरहाल, जब साम्राज्यों का पतन होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, तो बाद में एक और विचार जन्मा। वो विचार था इस तरह की गुलामी से आजादी का और लोकतंत्र का। और यह भी एक दिन में नहीं हुआ, एक लंबी प्रक्रिया उसके पीछे चली। 1215 में मैग्ना कार्टा हुआ इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा मतलब उस समय इंग्लैंड का राजा जॉन था, और जो उसके बैरन यानी सामंत थे, उन्होंने राजा जॉन को मजबूर किया कि वो कानून के शासन को स्वीकार करें। यानी कुछ ऐसे नियम भी बने जिसके अधीन राजा को भी आना होता था। यानी राजा ईश्वर की छाया नहीं था, जो भी वो कहता वो कानून नहीं था, बल्कि अब एक नई व्यवस्था थी जिसमें राजा को कानून के हिसाब से शासन करना था। हालांकि राजशाही स्थापित थी। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, और इस क्रांति का जो मूल भाव था वो था स्वतंत्रता, लिबर्टी। और इसने अमेरिका के लोगों को इंग्लैंड से आजादी दिलाई। उन्होंने लिबर्टी की, स्वतंत्रता की जोत जलाई। और आप आज भी आपने जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसको जरूर उसके बारे में सुना होगा, उसकी तस्वीर देखी होगी। और 1789 में तो कमाल हो गया, फ्रांस में क्रांति हुई। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व जो भारत के संविधान की बुनियादी मूल्य हैं, वो यहीं से निकले। और यहां पर उस समय शासन था लुई 16 का, रानी मैरी एंटोनियट का। रानी मैरी एंटोनियट ने गरीब जनता के लिए कहा कि अगर उसे रोटी नहीं मिल रही तो वो ब्रेड क्यों नहीं खाती, और क्रांतिकारियों ने
उनकी गर्दन गिलोटिन से, जो एक गला अलग करने की मशीन इजाद की गई थी, उससे अलग कर लिया। बहुत ही खूनी क्रांति थी, लेकिन वो इसलिए थी कि वहां पर एक नए विचार की संभावना हकीकत पे बदल रही थी, और वो ये विचार था कि हर मनुष्य बराबर है। ये 1789 में हुआ। हालांकि कुछ समय बाद वहां पर नेपोलियन आ गया और उसने क्रांति को लील लिया, वो खुद राजा बन गया। बहरहाल भारत में 1947 में जो हुआ, जो आजादी नहीं दरअसल क्रांति थी, क्योंकि पहली बार भारत ने एक ऐसा सिद्धांत स्वीकार किया जिसने मनुष्य और मनुष्य को बराबर माना, जिसने किसी भी तरह के जाति और धर्म के भेद को समाप्त किया कानूनी तरीके से, स्त्री पुरुष को भी बराबर माना। इसलिए 1947 की जो भारत की क्रांति है, भारत की आजादी है, वो भी एक बड़ी क्रांति है। लोकतंत्र का मतलब होता है नागरिकों को बराबर मानना। अब शासक का जन्म रानी के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से हो रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी यही सपना था, जिसने पूरी दुनिया में उपनिवेश से जूझ रहे देशों को प्रेरित किया, और इसका असर नेपाल पर भी पड़ा। वहां भी नेपाली कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन तेज किया। नेपाली कांग्रेस के ही नहीं, वहां के जो तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके नेता भी भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़कर अपने देश लौटे, और वहां उन्होंने आंदोलन बढ़ाया। लोकतंत्र के लिए लंबी लड़ाई लगी। पर आज की स्थिति उल्टी है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ज्ञानेंद्र शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर है, और वहां पर जो लोग ज्ञानेंद्र शाह को फिर से राजा बनाने की बात कर रहे हैं, वो भारत के एक मुख्यमंत्री की तस्वीर लेकर साथ चल रहे हैं। ये भारत के कूटनीति को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। हालांकि ये कूटनीति के तो बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को, लोकतंत्र को समाप्त करने के आंदोलन को, योगी आदित्यनाथ का समर्थन है। कई दल जो नेपाल के हैं वो ये मानते हैं कि राजशाही आंदोलन के पीछे दरअसल भारत की हिंदुत्ववादी शक्तियों का समर्थन है, और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के झंडा बरदार ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रबल समर्थक हैं। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी बीजेपी संविधान के सम्मान की बार बार दुहाई देती है, जो भारत को एक सेकुलर देश होने की घोषणा करता है। अब नेपाल में चल रहा राजशाही आंदोलन कितना सफल होगा, यह भविष्य बताएगा, लेकिन यह चेतावनी है कि अगर लोकतांत्रिक शक्तियां जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो प्रतिगामी शक्तियों के लिए रास्ता साफ होता है। अतीत की प्रेत छाया संभावनाओं के पेड़ को सुखा देती है। यह बात नेपाल के लिए भी सच है और भारत के लिए भी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.